ICIT ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित होगा। तो मेरे पास बहुत सारे व्यूअर का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप एक एक्सेल का भी वीडियो बना के डालिए। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फ़िलहाल चलाना सिखाऊं कि कैसे एक्सेल यूज किया जाता है, एक्सेल क्या है, इसका एक परिचय भी हो और फिलहाल हम ऑफिस के छोटे मोटे काम को कर पाएँ। इसके लिए मैंने 30 मिनट का एक वीडियो तैयार किया है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मैं इस तरीके के बहुत सारे वीडियो नया भी डालूँगा। कई वीडियो में डाल भी चुका हूँ, तो उसको पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे किसी को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, इसे किस उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है यूनाइटेड स्टेट की, उसके द्वारा बनाया गया है और ये कंप्यूटर में जब आप MS ऑफिस डालते हैं तो उसके साथ ये इंस्टॉल हो आता है। आप सेपरेट भी एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेल जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोला गया क्योंकि आप कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो। स्प्रेड का मतलब होता है बृहद, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो। सीट का मतलब होता है पेज। तो जब आप एक्सेल में काम करने आते हो तो आपको एक बहुत बड़ा शीट मिलता है जो रोज और कॉलम में डिवाइडेड होता है और चूंकि इनकी संख्या रोज और कॉलम की बहुत ढेर सारी होती है, इसीलिए इसे स्प्रेडशीट बोला जाता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम को हम लोग प्रायः प्रयोग में लाते हैं न्यूमेरिक डेटा के ऊपर कैलकुलेशन या एनालिसिस करने के लिए। और MS एक्सेल जो होता है ये आपको हर जगह यूज होते हुए दिखाई पड़ेगा। स्पेशली आप ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां आपको न्यूमेरिक डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करना है या आपको अपने आंकड़ों पे एनालिसिस का काम करना है, तो उन स्थानों पे आप एक्सेल का प्रयोग देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट तैयार किया है जिससे मैं बता पाऊँ कि एक्सेल को किन किन तरीके के कामों में हम यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट इसे यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक साधारण अकाउंटेंट हैं या एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स के डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अपना पूरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस वगैरह तक एक्सेल में तैयार कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन हैं और आप उससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं। रिटेल स्टोर मैनेजमेंट, रिटेल स्टोर मैनेजमेंट मैनेजर्स का मतलब हुआ कि अगर आपका कोई शॉप है, आप वहाँ पे बहुत सारे वस्तुओं को बेचते वगैरह हैं, तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर से आप काम कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एनालिस्ट इसको यूज कर सकते हैं। अकाउंट्स के फील्ड में यूज कर सकते हैं या व्हाटएवर कैसा भी फील्ड हो जहाँ ज़रूरत पड़ रहा हो डेटा के ऊपर न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने का या डेटा के ऊपर विश्लेषण करने का, तो उस लिए हम लोग एक्सेल का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा जाना जाए कि ये स्प्रेडशीट क्या होता है, तो स्प्रेडशीट को ही हम लोग वर्कशीट बोलते हैं और ये एक फाइल होता है। और जब आप एक्सेल में प्रवेश करते हो तो आपको जो स्प्रेडशीट या वर्कशीट मिलता है उसमें आपको बहुत सारे रोज, बहुत सारे कॉलम मिलते हैं। इसी को ही हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट में हम लोग प्रायः डेटा को रखते हैं, डेटा के ऊपर गणना करते हैं। डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग उसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये हमारे स्प्रेडशीट का काम होता है। जरूरी नहीं कि हम लोग स्प्रेडशीट के लिए MS एक्सेल का ही प्रयोग करें, और भी बहुत सारे दर्जनों सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें एज ए स्प्रेडशीट यूज किया जाता है। उनमें आपको गूगल सीट या एक लिब्रे ऑफिस में कैल्क, लोटस, ओपन ऑफिस कैल्क या विजी कैल्क, ऐसे ढेर सारे आपको स्प्रेडशीट के प्रोग्राम मिलेंगे, मगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ये पुराना सॉफ्टवेयर है। तो अब मैं आपको बताऊं कि एक्सेल में हम लोग कैसे जाएंगे और जाने पे हमें कैसा स्क्रीन मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलने के लिए आप स्टार्ट बटन से क्लिक करके भी खोल सकते हैं या विंडो
की के द्वारा आर की प्रेस करिए, रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, आप एक्सेल लिख के एंटर कर दीजिए, आपको यहाँ पर एक्सेल की स्क्रीन मिल जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सेल के स्क्रीन से परिचित कराऊंगा। ये जो टॉप लाइन दिख रहा है ये आपको टाइटल बार के रूप में इसे हम जानते हैं। हमारा जो एक्सेल का फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1 होता है, तो टाइटल बार में फाइल का नाम और किस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं ये लिखा होता है। ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं रिबन। तो रिबन में आपको बहुत सारे टूल मिल रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे बोल्ड, अंडरलाइन, टैली, कलर बदलना, ये तो साधारण टूल हो गए, पर हमारे एक्सेल में बहुत सारे टूल्स हैं। तो इन टूल्सों का एक कैटेगरी बना दिया गया है, हम लोग उसको टैब बोलते हैं। ऐसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो व्यू के टूल आएंगे, फार्मूले पे क्लिक करोगे तो फार्मूले पे आएंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम टैब में आ जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक्सेल को समझाने आ रहा हूँ। मैं आगे फ्यूचर में इसके बहुत सारे वीडियो डालूंगा, क्योंकि एमएस एक्सेल में बहुत सारे पावरफुल कमांड्स हैं, एक एक कमांड्स के लिए एक एक इंडिविजुअल वीडियो बनाना पड़ता है। तो जब आप एक्सेल में आओगे तो आपको एक्सेल बाय डिफॉल्ट एक शीट देता है। आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक शीट आप और इंसर्ट कर सकते हैं। आप जितने भी शीट चाहें आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका जो शीट होगा इसमें जो ये वर्टिकल लाइनें होती हैं इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए ABCD ऐसे नंबर लिखा होता है, और लास्ट में आने के लिए कंट्रोल के साथ आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको ढेर सारे कॉलम मिलेंगे। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसे रो बोलते हैं, ये 1 2 3 ऐसे आता है, और आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपको एकदम ये लास्ट रो में पहुंचा देगा। आपको एक सीट में 10,48,576 रोज मिलते हैं, इसीलिए इसे मैंने कहा था कि ये स्प्रेड शीट कहलाता है। आप अप एरो की कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे आप अपने पहले रो में आ जाएंगे। ये जो आपको छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं सेल। सेल जो होता है ये एक्सेल का बेसिक यूनिट होता है। तो आपके द्वारा जो कीबोर्ड से वैल्यूएं डाली जाएंगी वो इन्हीं सेलों में डाली जाएंगी, और प्रत्येक सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। एड्रेस को जानने के लिए आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करिए, तो ये जो एरिया दिख रहा है इसे हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं। तो नेम बॉक्स में उस सेल का एड्रेस आ जाएगा। जैसे इस समय मेरा कर्सर D13 में है तो D13 लिख के आ रहा है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये D वाले कॉलम में और 13 रो में है, इसलिए इसका एड्रेस D13 में आता है। तो ये आपका एक लंबा चौड़ा शीट मिलता है, और इसी ही शीट में हम लोग अपने डेटा को टाइप करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा मैं डेटाबेस तैयार करता हूँ, और उसी ही डेटाबेस में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कमांड्स जो हैं जो ज़्यादा हम यूज करते हैं उनको हम चला के देख पाएँ। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम उन स्टूडेंट्स के डेटा को चाहते हैं कि एक्सेल में स्टोर कर लें, जिससे भविष्य में हम जब भी चाहें तो उन पर कोई भी प्रोसेस कर सकें। तो आप कोई भी काम एक्सेल में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने कॉलम का हमें एक हेडिंग बनाना चाहिए। जैसे मैंने सीरियल नंबर हेडिंग बना दिया, यहाँ मैंने स्टूडेंट्स नेम का एक हेडिंग बना दिया। तो चूंकि कॉलम का एक फिक्स चौड़ाई होता है, विड्थ होता है, तो आपका ये डेटा उसमें नहीं आ पा रहा है। तो ये जो कट आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये स्क्रीन हो रहा है माउस का, यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक कर दें या अपने लेफ्ट बटन के साथ क्लिक करके इसे खींचें तो इस कॉलम की चौड़ाई बड़ी हो जाएगी। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे खाली डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ये अपने चौड़ाई को बढ़ा लेगा। अब मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिया, कोर्स का नाम, एक हेडिंग डाल दिया यहाँ पर कोर्स नेम से पहले, कोर्स नेम के बाद मैंने डाल दिया डेट ऑफ एडमिशन, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया फीस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर करने हैं उनके संबंधित मैंने कॉलम बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखूंगा, जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट एडमिट होते आएंगे। तो एक तरीका है कि हम 1 2 3 ऐसे करके खुद से मैनुअली इंटर करें नंबर, पर अगर आपको लगता है कि ये ऑटो फिल हो जाए तो एटलीस्ट आप 2 नंबर यहाँ पर डाल लो 1 2, और दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, यहाँ माउस रखने पे माउस ब्लैक कलर का हो जाएगा। आप इसे लेफ्ट बटन से क्लिक करके नीचे की तरफ जहाँ तक ड्रैग करेंगे तो आपका एक ऑटो नंबर डेवलप हो जाएगा। तो ये नंबर आपको लिखना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर जैसे रमेश ने एडमिशन लिया, CCC कोर्स में एडमिशन लिया, इन्होंने एडमिशन 1 जनवरी 19 को लिया था,
ऐसे आप अपने डेटा को यहाँ पर फिल करेंगे। तो जो भी आपके स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, आप बारी बारी उनके डेटा को यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपको समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने पहले से एक डेटा यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम, सेक्स, कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन, ये हेडिंग ले रखे हैं। मैंने इनको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया तो ये थोड़ा गाढ़ा दिखने लगा। अब मैंने यहाँ पे 11 स्टूडेंट के नाम, उनके सेक्स, उनके कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन और डिपॉजिट फीस ये लिख रखा है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो मैंने डेटा लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर एक लाइन का हेडिंग लिखूँ कि आखिर ये किस इंस्टीट्यूट का डेटा है। तो अगर इसके ऊपर आपको नया रो चाहिए तो यहाँ पे माउस क्लिक करिए, ये रो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। माउस का राइट बटन क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक करिए तो आपको एक नया रो मिल जाएगा। अब इस नए रो में मैं अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ICIT कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ये मैंने अपने सेंटर का नाम लिख दिया। तो अगर आप देखो तो ये लाइनें, ये जो डेटा मैंने लिखा है, ये एक सेल से बहुत बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये हेडिंग है तो ये पूरा ऊपर का जो सेल है ये कंबाइन होके एक हो जाए, तो इन सारे सेलों को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आपको एक टूल मिलता है मर्ज एंड सेंटर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो जो भी सेल्स आपने सेलेक्ट किए हुए थे वो मर्ज होके एक हो जाएंगे और ये आपका एक लेबल बन जाएगा। मैंने इसको गाढ़ा कर लिया, यानी बोल्ड कर लिया। यहाँ से मैं इसकी साइज भी थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। यहाँ ये बैकग्राउंड कलर के लिए है, मैंने इसका बैकग्राउंड येलो ले लिया, मैसेज का कलर रेड ले लिया। ऐसे आप कोई हेडिंग बना सकते हैं। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमने जो डेटा टाइप किया है इसका बॉर्डर भी लग जाए, वैसे आपको ये हल्के ग्रे कलर के ग्रिड दिख रहे हैं पर ये ग्रिड प्रिंट आउट में नहीं आते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये ग्रिड भी बन के आए तो यहाँ पे एक बॉर्डर का टूल मिलता है, आप बॉर्डर के टूल पे आके ऑल बॉर्डर ले लीजिए तो ये प्रिंट के दौरान आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ये हमने जो डिपॉजिट फीस लिखा है, अभी यहाँ डिजिट्स तो लिखे हैं मगर ये अमाउंट्स के रूप में नहीं लग रहे हैं। अमाउंट्स के रूप में तब लगेंगे जब इसमें दशमलव के साथ जीरो या ऐसा कुछ फ्रैक्शनल पार्ट लग जाए। तो यहाँ आपको मिलेगा एक टूल इंक्रीज डेसिमल, आप इस पर क्लिक करिए तो ये लग जाएगा। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जब रकम लिखते हैं तो उसमें कामा का सिंबल लगाते हैं तो यहाँ कामा का टूल होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे कामा का निशान लग जाएगा। तो ये मैंने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है। अब अगर इस डेटाबेस को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाइए, यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे इसका एक प्रिंट प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा। अगर प्रिंट प्रीव्यू सही लग रहा है तो यहाँ प्रिंट वाले टूल पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है कि हम लोग अपने एक्सेल में डेटा कीपिंग का काम कैसे करते हैं। अब मैंने जब प्रिंट चलाया था तो इसका एक प्रिंट प्रीव्यू आया था, तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि ये वाला जो डेटा है ये आपके इस वाले पेज से बाहर जा रहा है। तो यहाँ मैंने पहले से जो ये हेडिंग बनाया है, इस हेडिंग का उद्देश्य ये है कि मैं आपको कुछ फंक्शंस कैलकुलेशन के लिए समझाना चाहता था तो उनको मैं समझा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये हेडिंग पहले से बनाया हुआ था। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये वाला जो हमारा डेटा है इसका टोटल फीस यहाँ आ जाए। टोटल फीस का मतलब जो स्टूडेंट हैं इन्होंने हमें जितनी फीस जमा की है वो आ जाए, हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं ऐसे आ जाए। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि टोटल फीस पता करना एक तरीका मैं कि खुद इन अंकों को जोड़ूँ और यहाँ लिखूँ, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कि मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये सम का काम हमें एक्सेल दे दे। तो इसके लिए कई तरीके हैं। पहला तरीका एक साधारण तरीका होता है कि आप इक्वल का निशान लगाएंगे। आप MS एक्सेल में जब भी किसी फार्मूले को लिखेंगे, किसी फंक्शन को लिखेंगे तो मस्ट है कि आप इक्वल का निशान लगाइए। इक्वल का निशान हमारे एक्सेल को ये संदेश देता है कि आपके द्वारा एक कोई एक्सप्रेशन, फार्मूला, फंक्शन लिखा जाएगा जिसका मूल्यांकन हमारा एक्सेल करेगा। अब जैसे यहाँ पे नमन सिंह ने जो फीस जमा किया है 1050, इसका जो एड्रेस हो रहा है वो हमारा F3 हो रहा है, तो यहाँ मैंने F3 लिख दिया। तो जैसे ही आप F3 लिखोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये ब्लू कलर का हो जाएगा और उस सेल का भी एरिया ब्लू कलर का हो जाएगा। इससे पता लग रहा होगा कि आप जो एड्रेस लिख रहे हो वो किस सेल का लिख रहे हो। प्लस मैंने यहाँ F4 लिख दिया, तो अगर आप देखो F4 अभी अदर कलर में हो गया और उस एरिया को भी उसने उस कलर में कर लिया। तो ऐसे
जितने भी सेल्स हैं उनका एड्रेस लिखिए आप। F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, सॉरी यहाँ F11 होगा, फिर हो गया आपका F12, फिर हो गया आपका F13। तो ये सारे मैंने सेल के एड्रेस लिख दिए। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो 14,300 उन सेलों का यहाँ पे योग आ गया। तो अगर आप देखो यहाँ मैंने जो नंबरों का योग किया तो हर सेल का बार बार एड्रेस लिखने से हमें थोड़ा समय लगा। अब चलो ये कम नंबर है, मैंने यहाँ एड्रेस लिख लिया, पर मान लो 1000 स्टूडेंट्स होते तो हमें प्रत्येक सेलों का एड्रेस लिखना पड़ता, जो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसके लिए एक फंक्शन चला सकते हो। उस फंक्शन का नाम सम होगा। सम फंक्शन का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब हमें बहुत सारे न्यूमेरिक वैल्यूओं का योग पाना हो। तो आप इक्वल का निशान लगाएंगे, यहाँ पे आप सम लिखेंगे, आप ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद जो पहला सेल है जहाँ से आप अपने नंबर का योग पाना चाहते हैं उसका एड्रेस लिखिए। यहाँ मैंने 3 लिख दिया और फिर यहाँ कॉलन का निशान लगेगा और जो लास्ट सेल है F13 उसका एड्रेस दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ मैंने सम फंक्शन चलाया और यहाँ F3 से F13 तक का मैंने रेंज दिया है, तो इसका मतलब ये इन सारे सेलों का योग दिखा दे। तो यहाँ ये बेस्ट तरीका होगा कि आप सम चलाइए। तो देखिए मैंने फार्मूला चला के एंटर किया तो फार्मूला हाइड हो गया, रिजल्ट दिख रहा है। पर अगर आप ध्यान दो तो ये जो एरिया है इसे हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं, यहाँ आपका फार्मूला दिख रहा है कि इसको पाने के लिए आपने क्या किया। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन को चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम पता करना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं। हालांकि आपने बना रखा है कि 11 कैंडिडेट्स हैं, पर कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए या आप प्लान कर रहे हो कि एक्सेल इसे काउंट करके दे कि कितने कैंडिडेट हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन आता है हमारा काउंट करके। काउंट ए का मतलब होता है कि हमें काउंट करना है और वो जो भी मैं सेल का एड्रेस दूंगा उसमें एनी वैल्यू, किसी भी प्रकार की वैल्यू लिखी हो उसको काउंट करें। तो यहाँ जितने कैंडिडेट्स हैं इन्हें हमें गिनना है। तो नमन सिंह हमारे जो लिखे हुए हैं ये B3 में लिखे हुए हैं और कॉलन का निशान लगाया। लास्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो B13 में है। तो यहाँ मैंने अपने स्टूडेंट्स के नाम का रेंज दे दिया है। देख पा रहे होंगे पूरा एक ब्लू कलर के रेंज में आ गया, जिससे पता लग रहा है कि रेंज आपने लिखा है। तो ये बता देगा 11 कैंडिडेट्स आपके पास में है। ये तो हो गया कि सारे कैंडिडेट हमें मिल गए। अब मुझे काउंट करना है कि हमारे पास कितने मेल कैंडिडेट्स हैं। तो इसको पाने के लिए आप इक्वल लगाएंगे, उसके बाद में आपको एक फंक्शन मिलता है काउंट इफ करके। इस काउंट इफ में आप रेंज वही दीजिए कि B3 से लेके B13, सॉरी हमें काउंट करना है कि हमारे पास मेल कैंडिडेट कितने हैं। तो मेल कैंडिडेट सेक्स कॉलम में लिखा हुआ है, तो यहाँ C3 के साथ आप C13 देंगे, फिर कामा करके यहाँ इन्वर्टेड कोड में आप मेल लिख देंगे। तो यहाँ आपको बता देगा कि 7 आपके कैंडिडेट मेल हैं। अब मुझे फीमेल के बारे में पता करना है, तो यहाँ पे काउंट करा, इफ किया, यहाँ हमारा सेक्स C3 से लेके C13 के सेल में लिखा हुआ है और यहाँ मैंने इन्वर्टेड कोड में इस बार फीमेल को लिख दिया। तो अब बता देगा कि आपके पास फीमेल कितने हैं। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरा जो फीस जमा हुआ है इन सारे फीस का एक एवरेज निकल जाए, तो उसके लिए आपको इक्वल लगाना होगा और आपको एक फंक्शन मिलता है एवरेज करके, आप उसको लिखो और एवरेज में फीस वाले कॉलम का रेंज देना होगा जो F3 से लेके F13 तक है। तो ये मैंने दे दिया, तो यहाँ हमें औसत बता दिया। तो यहाँ मैंने सम फंक्शन का प्रयोग किया, काउंट का, काउंट इफ का और एवरेज का प्रयोग किया, तो ये हमारा डेटा एक तैयार हो गया। अब अगर आपको लग रहा है कि हमने जो डेटा लिखा है ये जो डेटा है ये किसी ऑर्डर में नहीं है, माने असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो मैं अगर इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो आप प्लान कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट के नाम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं या सेक्स वाइज निकले, मेल पहले आए फिर फीमेल आए, या कोर्स को मैं अरेंज करना चाहता हूं। तो आप इसके लिए अपने उस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए जितने एरिया में आपका डेटा लिखा हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक कमांड मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ से आप कमांड चला दीजिए सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जैसे ही इसको आप चलाओगे
तो फिलहाल अभी कोई परिवर्तन आपके डेटा में नहीं हो रहा है। परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जो पहला कॉलम है उसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है और सीरियल नंबर जो है वो ऑलरेडी पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब आप शार्ट में पहला और दूसरा कमांड चलाते हो, ये असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग, तो ये आपसे कुछ पूछता नहीं है, ये सीधे जो पहले वाले कॉलम का डेटा होता है उसी के ऊपर आपके डेटा को अरेंज कर देता है। जैसे मैं यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलाऊँ तो देखिए 11, 10 ऐसे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये चला दूंगा तो ये हो जाएगा। पर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम अपने डेटा को नेम के ऊपर अरेंज करेंगे, सेक्स के ऊपर अरेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको कस्टम सॉर्ट चलाना पड़ेगा। कस्टम सॉर्ट कमांड चलाने पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, आपसे वो पूछेगा कि आपको किस कॉलम पे अपने डेटा को सॉर्ट करना है। यहाँ मैंने स्टूडेंट नेम ले लिया और यहाँ A to Z कर दिया, तो अभी आप देखो यहाँ नमन सिंह गीता ऐसे आ रहा है। अभी जब मैं ओके करूँगा तो ये डेटा अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी देखो यहाँ पे गीता ऊपर आ गई, जुबेर आ गए, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम अभी स्टूडेंट्स के नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो फिर से आप कस्टम सॉर्ट में जाइए, यहाँ पे Z to A चला दीजिए, आप ओके कर दीजिए तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो सीरियल नंबर चूंकि हम लोगों ने पहले से लिख रखा था, तो चूंकि उषा ऊपर आई, उषा 7वें सीरियल नंबर पे थी, इसलिए सीरियल नंबर भी ऊपर आ गया। तो अगर आपको इस सीरियल नंबर को ठीक करना हो तो यहाँ फिर 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और इन दोनों डेटा को आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, तो आपका जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अपने डेटा को किसी भी कॉलम पे। चलिए एक बार मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि अगर मैं सेक्स पे अरेंज करूँ तो कैसे होगा। तो यहाँ मैं कस्टम सॉर्ट में आया, यहाँ से मैंने ले लिया इस बार सेक्स को मैं कर देता हूँ A to Z, ओके कर दिया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो फीमेल कैंडिडेट पहले आ गए, फिर मेल आ गए। मैं अगर आप प्लान करूँ कि अपने डेटा को मैं कोर्स के ऊपर अरेंज करूँ जिससे एक टाइप के कोर्स के कैंडिडेट एक साथ हैं, तो अगर आप देख पा रहे होंगे CCC एक बार में आ रहा है, फिर O लेवल आ रहा है, टैली आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अभी अगर आप देखो तो आपने डेटा को जो अरेंज किया है इसमें CCC एक साथ आ रहा है। उषा देवी पहले इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये आपके टाइप के डेटा में CCC के पहले क्रम में थी। तो अगर आप चाहते हैं कि CCC के जितने कैंडिडेट हैं वो एक साथ आए और इनमें जितने कैंडिडेट हैं उनमें नाम जो दिखाई पड़े वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आप यहाँ पे आओ, सॉर्ट कस्टम फिर से चलाइए और आपने पहला कॉलम तो दे रखा है कोर्स के लिए, ऐड लेवल पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप दूसरा कॉलम ले लीजिए, जैसे आपने स्टूडेंट नेम ले लिया। तो इसका मतलब कोर्स को वो प्राथमिकता देगा, प्राइमरी कॉलम होगा, और अगर कोर्स में कोई रिपीट डेटा मिलता है तो स्टूडेंट नाम का जो A का क्रम का डेटा होगा वो पहले रखेगा। तो आप देखो तो यहाँ पे गीता पहले आ गई और उषा लास्ट में चली गई। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मन मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि डेटा कैसे भरेंगे, मैंने कुछ कॉमन फंक्शन चलाने बताए, फिर आपको मैंने डेटा को अरेंज करना बताया। अब अगर आपको सारा डेटा सही लग रहा है तो आप प्रिंट कमांड चला के आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस डेटा को हमें सुरक्षित रखना है तो आप सेव कमांड चलाइए। सेव कमांड चलाने पे एक डायलॉग बॉक्स सेव का आएगा, क्योंकि ये पहले से सेव था डेटा के नाम से इसलिए नहीं आया। तो उस डायलॉग बॉक्स में आपको जो भी फाइल का नाम देना है वो फाइल का नाम दे के आप अपने डेटा को सुरक्षित भी कर सकते हैं। और जो आप फाइल का नाम देंगे उसी में ही ये सारी सीट सेव होगी। जब आप उसको ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाया करेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये शीट 1 पे डेटा लिखा हुआ है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ शीट 1 है तो यहाँ पर एक अच्छा टाइटल लिख जाए जिससे पता चले कि अगर कई सीट है तो हम जान पाए किस सीट पे क्या लिखा है। तो यहाँ सीट नेम जहाँ लिखा हुआ है आप डबल क्लिक करिए और यहाँ पर आप जो भी इसका लेबल देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो इस नाम से अब ये डिटेक्ट किया जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि मैंने जो यहाँ पे डेटा टाइप किया है इसमें मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पर सेक्स के पहले स्टूडेंट नेम और सेक्स के बीच में एक फादर नेम डालना चाहता हूँ, तो यहाँ आपको एक इंसर्ट का टूल मिलता है। आप यहाँ आ जाइए और यहाँ इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम मिलेगा। तो ऐसे मैंने यहाँ इंसर्ट कॉलम ले लिया। तो देखो अगर आप तो एक कॉलम यहाँ मिल गया। अब यहाँ मैं फादर नेम का हेडिंग डाल के फादर नेम वगैरह लिख सकता हूँ। तो ये जो इंसर्ट वाला टूल होगा इससे आप नया रो नया कॉलम इंसर्ट करेंगे,
नया शीट यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, या प्लस का निशान है यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डिलीट का एक टूल मिलता है। इस डिलीट वाले में आपको सेल को डिलीट करना, रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा फॉर्मेट एज टेबल। इससे आप अपने डेटा को डेकोरेट कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि मैंने जो डेटा लिखा है इसका डेकोरेशन मैं सही तरीके से खुद नहीं कर पाया हूँ, एक्सेल मेरी सहायता करे, तो डेटा को आप सेलेक्ट कर लो, फिर फॉर्मेट एज टेबल कमांड को चलाओ, तो इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। आप जिस फॉर्मेट्स को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो सजावट आपके डेटा के ऊपर लागू हो जाएगा। थोड़ा डेटा यहाँ हमारा डिस्टर्ब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ऊपर वाले सेल पे चला रखा था मर्ज कमांड, इसलिए डिस्टर्ब हुआ है। तो इसको करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल ये पहला वाला जो रो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अपने डेटा को सेलेक्ट करके फॉर्मेट वाला कमांड चलाता हूँ और अभी आप उसका अपीयरेंस देखिएगा कि ये कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो अब मैं अगर यहाँ से लेता हूँ कोई फॉर्मेट, तो वो मेरा माउस हिल गया था। यहाँ आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर रखे हैं, फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ से कोई आप डेकोरेशन ले लीजिए। तो वो डेकोरेशन अगर आप देखेंगे तो आपके डेटा के ऊपर लागू हो जाएगा। और डेकोरेशन जब लागू होगा तो यहाँ भी आपको ये ऐसे एरो के निशान मिलते हैं। इन एरो के निशान के माध्यम से आप अपने डेटा को यहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं। ऐसे सीरियल नंबर पे क्लिक करके मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जर ले लिया तो ये डेटा यहाँ से सेलेक्ट हो गया। एक खास बात, यहाँ से आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे एरो का निशान है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ नीचे देखो अगर आप, तो सेलेक्ट ऑल में सारा ऑन है, मैंने सेलेक्ट ऑल ऑफ कर दिया। यहाँ मैं केवल फीमेल करके ओके कर दूँ तो मुझे केवल फीमेल कैंडिडेट्स के ही डेटा दिखाई पड़ेंगे। अगर मुझे फिल्टर कैंसिल करना है तो इस पर क्लिक करिए, यहाँ क्लियर कर दीजिए तो ये हट जाएगा। तो ऐसे अगर कोई लार्ज डेटा लिखा हुआ है तो उस लार्ज डेटा में अगर किसी विशेष डेटा को आपको देखना हो तो उन डेटा के लिए यहाँ से आप फिल्टर कमांड भी चला सकते हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो था। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको एक्सेल का एक परिचय देके एक्सेल में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे डेटा को सॉर्ट करना, शेप करना, सम फार्मूला चलाना, एक विशेष बात का ध्यान में देने वाली बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी डेटा के ऊपर क्विक कोई फंक्शन चलाना चाहते हो तो आपने डेटा को सेलेक्ट कर लो और ये जो नीचे स्टेटस बार है यहाँ अगर आप देखोगे तो इस स्टेटस बार में आपके सेलेक्ट किए डेटा का एक कुछ कॉमन रिजल्ट दिख रहा है। ऐसे 11 कैंडिडेट्स हैं, इनका औसत क्या है, इनका सम क्या है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और राइट बटन क्लिक करके आप यहाँ से चाहें तो कोई फंक्शन और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे सम फंक्शन यहाँ है, मैंने यहाँ मैक्सिमम भी ले लिया तो आपके सेलेक्ट किए डेटा का वो मैक्स वैल्यू भी यहाँ से बताया करेगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप इसको ज़रूर लाइक करिए और मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियो तैयार करूँगा। उस वीडियो में मैं एक्सेल के जो और पावरफुल कमांड्स हैं जैसे वी लुकअप, डी लुकअप, पाइवट टेबल, कंसोलिडेट, डेटा वैलिडेशन, चार्ट, बहुत सारे पावरफुल कमांड्स हैं जो आपको बताया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।